हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 1 अक्टूबर और है सैटरडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। तो वहाँ आपको सारे के सारे डेली बेसिस पर इसके पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जो सबसे पहला आर्टिकल है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो दिया गया है फर्स्ट पेज पर ही। दो आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला है रसिया ने अभी क्या कर लिया है, एनेक्स कर लिए हैं फॉर यूक्रेन के रीजन। ये कल भी न्यूज़ में आया था क्योंकि रशिया ने वहाँ पर वोटिंग कराई थी, तो 99% वोटिंग रशिया के फेवर में आई थी। तो वो फोर कौन कौन से रीजन है जो रशिया ने यूक्रेन में अभी क्या किए हैं, कैप्चर कर लिए हैं। तो उसमें सबसे पहला है लुहांस्क, दोनेस्क, ज़ैपोरोजिया और खैरसन। ये चार रीजन ऐसे हैं जो अभी रशिया ने एनेक्स कर लिए हैं, पूरी तरीके से वो रशिया के कब्जे में आ गए हैं। तो यही न्यूज़ थी इसको लेकर। तो और ये आगे भी आर्टिकल आएगा, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। अब एक और आर्टिकल जो है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसी पेज पर दिया गया है। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या करा है, 50 बेसिस पॉइंट पर रेपो रेट को बढ़ा दिया है, यानी कि रेपो रेट में 50 बेसिक पॉइंट और ऐड कर दिए गए। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फ्राइडे में पॉलिसी रेपो रेट 50 बेसिक पॉइंट से बढ़ा दिया है, वो कर दिया है 5.9%। विद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास citing the persistence of high inflation that necessitated the withdrawal of monetary accommodations to restrain broadening of price pressures and contain second round effects। उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इस वजह से हमने किसको, रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रेपो रेट। तो पहले रेपो रेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो रेपो रेट और रीपरचेज रेट, रेपो रेट को हम रीपरचेज रेट भी बोलते हैं, एक ऐसा रेट है जो आरबीआई क्या लेती है, इंटरेस्ट लेती है जब भी वो कमर्शियल बैंक्स को मनी देती है। यानी जब भी वो कमर्शियल बैंक्स को मनी देती है क्रेडिट पे, लोन पे, तो उस पर जो इंटरेस्ट लेती है उसको ही क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। जिसमें अभी 50 बेसिस पॉइंट्स को ऐड कर दिया गया है। अब वो 5.9% कमर्शियल बैंक से क्या लेगी, आरबीआई, यानी कि जो लार्ज इंस्टीट्यूशन है एक पूरी इंडिया में जो करेंसी को देखता है, वही क्या करेगी अभी, जो कमर्शियल बैंक है उनसे 5.9% का इंटरेस्ट लेगी अगर उन्हें कोई भी मनी देगी, तो उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट। अब रेपो रेट के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो ए रीपरचेज एग्रीमेंट, इसको हम रेपो रेट भी बोलते हैं, और सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट भी इसे बोलते हैं। एक फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, यानी कि छोटे टर्म के लिए, छोटे टाइम के लिए किसी से उधार ले लेना कुछ, उसको ही बोलते हैं रेपो रेट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी से कुछ उधार ले लेना, यानी कि आरबीआई से कुछ उधार ले लेना कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट। द डीलर सेल्स द अंडरलाइंग सिक्योरिटी इन्वेस्टर्स एंड बाय एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज। इसमें दो पार्टीज का एग्रीमेंट होता है, एक तो राज इंस्टीट्यूशन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और एक होता है कमर्शियल बैंक्स का। बाइज देम बैक शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, यूजुअली द फॉलोइंग डे एट ए स्लाइटली हायर प्राइस। यानी कि उन्हें कमर्शियल बैंक्स वापस पैसा कर देते हैं आरबीआई को, लेकिन कुछ हायर प्राइस पे उन्हें क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। रेपो मार्केट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फंड है लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इन दी नॉन डिपोजिटरीज बैंक सेक्टर। यानी कि जो उसकी कमाई है, आरबीआई की जो कमाई है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फंड्स जो है आरबीआई के, वो क्या है, रेपो रेट उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। क्योंकि रेपो रेट से क्या होता है, आरबीआई का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, उससे उसकी मनी आ जाती है, उससे उसकी क्या हो जाती है, उससे उसकी गेन हो जाता है। विच हैज़ ग्रोन टू राइवल दी ट्रांजिशनल डिपॉजिटरी बैंक सेक्टर इन साइज। लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सच एज मनी मार्केट म्यूचुअल फंड lend money to financial institutions such as investment banks, either in exchange for a secured by collaterals such as treasury bonds and mortgage-backed security held by the borrower financial institution। यानी कि जो कमर्शियल बैंक क्या लेते हैं आरबीआई से, जो भी लोन लेते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, एक बॉन्ड भी तय हो जाता है, एक कोलेट्रल भी या सिक्योरिटी भी आप जमा कर सकते हैं, जिसके बाद आप उसको पे करके आरबीआई क्या कर सकता है, आपका इंटरेस्ट निकाल सकता है अगर बैंक दिवालिया हो गया तो। एन एस्टिमेटेड $1 ट्रिलियन पर डे इन कोलेट्रल वैल्यूज ट्रांसलेटेड इन द यूएस रेपो रेट। यूएस की जो रेपो रेट है, मार्केट है, उसके अंदर क्या होता है, पर डे $1 ट्रिलियन पर डे क्या होता है, बड़े बैंक से छोटे बैंक को दिया जाता है। इन 2007-8 a run on the repo rate in which funding for investment banks was either unavailable or at very high interest rate। 2007-2008 में जो लार्ज इंस्टीट्यूशन थे वो क्या होते थे, कमर्शियल बैंक्स को लोन नहीं देते थे, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक थे वो उनको चुका ही नहीं पड़ते थे और फंडिंग भी नहीं होती थी आरबीआई के पास। इस वजह से क्या होता है, 2008 में, 2007 और 8 में फंडिंग नहीं देते थे।
वाज ए की एक्सपेक्ट्स ऑफ द सब प्राइम मॉर्टेज क्राइसिस, यानी कि सब प्राइम मॉर्टेज क्राइसिस आ गई थी। अब ये सब प्राइम क्या होता है? तो गाइज एक तो होता है प्राइम और एक था सब प्राइम। प्राइम क्या होता है? प्राइम का मतलब होता है अच्छा, यानी कि जो आपका अच्छा कस्टमर है आप उसको ज़्यादा लोन दोगे क्योंकि वो आपकी सारी की सारी क्या कर रहा है, रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। तो जो प्राइम होते हैं, प्राइम जो कस्टमर होते हैं उनको अच्छा लोन दिया जाता है। लेकिन उस टाइम पे 2007 और 8 में बहुत ज़्यादा सब प्राइम कस्टमर देखने को मिले गए, यानी कि ऐसे कस्टमर देखने को मिले थे जो लोन लेके क्या कर रहे थे, चुका ही नहीं रहे थे। तो उसको बोलते थे सब प्राइम क्राइसिस। आया था 2007 और 8 में। सब प्राइम क्राइसिस आपको याद रखना है, 2007 और 8 में आया था। दैट लेड टू द ग्रेट रेसेशन। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मंदी आई थी। ड्यूरिंग सितंबर 2019 में यूएस फेडरल रिजर्व इंटरवेंस इन द रोल ऑफ इन्वेस्टर्स टू प्रोवाइड फंड्स इन द रेपो मार्केट्स व्हेन ओवरनाइट lending rates jumps due to a series of technical factors that had limited the supply of funds available। अब हमने रेपो रेट के बारे में सब कुछ जान लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि पीएफआई को जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है वो बहुत दिन से न्यूज़ में बनी हुई है। तो उसको एकदम कैसे क्रैक डाउन कर दिया। ये गवर्नमेंट का एक्शन जो दिया गया है ये सेक्रेट था क्योंकि किसी को नहीं पता था, क्योंकि पीएफआई क्या है, एक नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। उसको एकदम क्या कर दिया, एक्शन में ले लिया और उसको एकदम क्या कर दिया, बैन कर दिया 5 ईयर्स के लिए। तो इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है पीएफआई के बारे में, क्योंकि वनडे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पीएफआई बारे के वगैरह के बारे में पूछ लिए जाते हैं। तो पीएफआई एक इंडियन मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो रेडिकल और एक्सक्लूसिविस्ट स्टाइल ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटी पॉलिटिक्स को सपोर्ट करती है। ये काउंटर करती है हिंदुत्व ग्रुप को। इसको बैन कर दिया गया है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और अंडर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के अंदर 28 सितंबर 2022 में फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। पीएफआई को फाउंड किया गया था 2006 में। इसको मर्ज किया गया दो और बॉडी के साथ, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी एंड नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट एनडीएफ। ऑर्गेनाइजेशंस डिस्क्राइब करती है अपने आप को कि वो नया सामाजिक मूवमेंट लाएगी, पीपल्स को उनके जस्टिस दिलाएगी, उनकी फ्रीडम दिलाएगी, उनकी सिक्योरिटी रखेगी और मुस्लिम को रिजर्वेशन दिलाएगी। 2012 में ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए थे यूएपीए के अंदर, क्योंकि बहुत सारे इनोसेंट सिटीजन्स को गवर्नमेंट ने क्या कर लिया था, डिटेन कर लिया था। पीएफआई को हमेशा ही से ही ये बताया जाता है कि वो एंटी नेशनल और एंटी सोशलिस्ट एक्टिविटीज़ करती है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। 2012 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी क्लेम किया था कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर देना चाहिए क्योंकि इसका टेररिस्ट लिंक देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट्स ऑफ इंडिया, और वो जो एफिलिएट करता है वो इंडियन मुजाहिदीन से एफिलिएट करता है। पीएफआई का हमेशा ही क्लैशेस देखने को मिला है आरएसएस के साथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ इन पार्ट्स ऑफ केरला और कर्नाटक में। एक्टिविस्ट जो अभी पकड़े गए हैं उनके पास लेथल वेपन्स, बॉम्ब्स, गन पाउडर श्वार्स बाय अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी ने कहा है कि उनके पास बम्स, गन पाउडर ये सब मिले हैं। सेवरल एलिगेशंस हमेशा ऑर्गेनाइजेशंस पर देखने को मिली हैं कि इसका लिंक है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तालिबान और अलकायदा के साथ। और ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस वेरियस विंग्स डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी में देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल वुमेन्स फ्रंट एंड कंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जिनको अभी दोनों को भी इसके साथ बैन कर दिया गया है। इंक्लूडेड इन दिस विंग्स द बैन बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक्सटेंडेड टू 8 एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशंस टू पीएफआई। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो इसकी एब्रीवेशन पीएफआई है। प्रेडिसर यानी कि इससे पहले कौन था ऑर्गेनाइजेशन, जो नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट थी। फॉर्मेशन इसकी 22 नवंबर 2006 में हुई थी। ये मर्जर किस किस के साथ मिलकर बनी है, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी एंड मनीथा नीथिया और पसारिया है। टाइप इसकी क्या है, इस्लामिक एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पर्पज इसका ये है कि मुस्लिम पॉलिटिकल मोबाइलाइजेशन करना और हिंदू नेशनलिज्म को काउंटर करना। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। रीजन सर्व कौन सा करती है, इंडिया। चेयरमैन इसके ओम अब्दुल सलाम है और वाइस चेयरमैन इसके ईएम अब्दुल रहमान है और जनरल सेक्रेटरी इसके अनीस अहमद है। और अभी इसको 5 ईयर्स के लिए बैन कर दिया है 28 सितंबर 2022 से। अब देख लेते हैं पीएफआई के बारे में, हमने सब कुछ डिटेल में पढ़ लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट से नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। अभी क्या हुआ है, जो आशा पारिक हैं, जो एक्टर हैं, उन्हें क्या दिया गया है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है, क्योंकि उनके कैरियर में उनके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला था। ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड होता है ये सिनेमा की कैटेगरी में दिया जाता है। अब इसके बारे में हमें जानना होगा। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड एक इंडियन हाईएस्ट अवार्ड है फील्ड ऑफ सिनेमा में, यानी कि सिनेमा के फील्ड में इसको दिया जाता है। ये प्रेजेंट होता है एनुअली एट द नेशनल फिल्म अवार्ड्स सेरेमनी बाय द डायरेक्टर्स ऑफ फिल्म फेस्टिवल। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको सेटअप किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट के द्वारा।
रिसिपेंट को जो इसको जिसको ये मिलता है उसको ऑनर किया जाता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा, यानी कि उसने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है इन द ग्रोथ ऑफ द सिनेमाज में, एंड इज सेलेक्टेड बाय द कमेटी, और उसको कमेटी के द्वारा सेलेक्टेड किया जाता है, कंसिस्टिव ऑफ जिसके अंदर पर्सनैलिटीज देखने को मिलती है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से। अवार्ड कंप्रेसिज स्वर्ण कमल, गोल्डन लोटस दिया जाता है, मेडेलियन ए सोल एक सोल दिया जाता है, और कैश प्राइज दिया जाता है। प्रेजेंटेड फर्स्ट इन 1969 में सबसे पहले इसको दिया जाता था। द वर्ड अवार्ड वाज इंट्रोड्यूस बाय द अवार्ड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था टू कॉमेमोरेट दादा साहेब फाल्के कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, यानी कि जो दादा साहब फाल्के थे उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन दिया इंडिया में इंडियन सिनेमा में उसको कॉमेमोरेट करने के लिए। फाल्के जो थे 1870 से 1944 में, वो पॉपुलरली नोन यानी कि उन्हें जाना जाता था ऑफन रिगार्डेड एज एन फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो दादा साहेब फाल्के को क्या पुकारा जाता था? फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, ये आपको याद रखना है। वाज एन इंडियन फिल्म मेकर थे जिन्होंने डायरेक्ट की थी इंडियाज फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में। फर्स्ट रिसिपेंट जो थे इस अवार्ड के वो एक्ट्रेस देविका रानी थी, जो ऑनर्ड की गई थी 17 नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। एज ऑफ 2022 में देयर हैव बीन 52 अवार्ड्स दिए गए हैं। अमंग दोज एक्टर पृथ्वीराज कपूर को, एक्टर विनोद खन्ना को, एंड ओनली पोस्टमेयस रिसिपेंट Kapoor's actor filmmaker son Raj Kapoor accepted the award on his behalf at the 19th National Awards Film Awards in 1971, and was also himself a recipient in 1987 at the 35th National Film Awards ceremony. तो हमें आपको क्या याद रखना है इसमें, दादा साहब फाल्के को क्या किस नाम से पुकारा जाता है? द फादर ऑफ द इंडियन सिनेमा, जो उन्होंने फिल्म बनाई थी किसको लेकर? सबसे पहली फिल्म जो बनी थी इंडिया में राजा हरिश्चंद्र को लेकर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो इसी पेज पर दिया गया है। अभी क्या हुआ है, नागालैंड में अफस्पा को क्या कर दिया गया है? एक्सटेंड कर दिया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक्सटेंड कर दिया है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट अफस्पा को इन पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड में, और 6 मंथ्स के लिए। मिनिस्ट्री ने कहा है कि नोटिफिकेशन के द्वारा के तिरिप चंगलंग एंड लोंगडिग डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश एंड एरिया फैलिंग विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ नामसाई एंड महदपुर पुलिस स्टेशन नामसाई डिस्ट्रिक्ट अलोंग द असम्स बॉर्डर, उन्हें अभी क्या कर दिया है? डिस्टर्ब्ड एरिया में उन्हें लाया गया है, डिक्लेयर किया गया है अंडर द सेक्शंस ऑफ द 3 ऑफ द अफस्पा 1958। उन्हें 6 मंथ्स के लिए वहां पर अफस्पा को क्या कर दिया गया है? स्टैंड कर दिया गया है। अब इस समय क्या देखना है हमें? अफस्पा, ये न्यूज में क्योंकि आता रहता है। तो अफस्पा क्या है? अफस्पा 1958 का एक एक्ट है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है 1958 का। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है जो कुछ वहाँ की फोर्सेस जो हैं आर्म्ड फोर्सेस उन्हें पावर देता है कि जो वहाँ पर डिस्टर्ब्ड एरिया है, जहाँ पर ज़्यादा टेररिस्ट अटैक देखने को मिलता है, जहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चर देखने को मिलते हैं, तो उनके वहाँ पर क्या करे? मेंटेन करे, वहाँ पर मेंटेनेंस ले, और वहाँ पर पीस को मेंटेन रखे। वहाँ पर कुछ ऐसे ही पार्लियामेंट के द्वारा क्या दे दी जाती है? पावर दे दी जाती है वहाँ के पुलिस फोर्सेस को। gives the armed forces the authority to use force or even open fire after warning a person who is found to be in contravention of the law। यानी कि वहाँ के आर्म फोर्स को अथॉरिटीज के द्वारा ये भी कहा जाता है कि अगर आप चाहें तो ओपन फायर भी कर सकते हैं वार्निंग देने के बाद किसी पर्सन को जो लॉ को क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। अब फस्पा के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो नागालैंड कैबिनेट ने दिसंबर 2021 में रिकमेंड किया था दैट आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट ऑफ फस्पा 1958 को रिपेल्ड किया जाए फ्रॉम द स्टेट आफ्टर द इंसिडेंट इन मो डिस्ट्रिक्ट इन विच सिक्योरिटी फोर्सेस गन डाउन 13 सिविलियंस। यानी कि जो इंडियन पार्लियामेंट ने क्या दिए? पावर दिए वहाँ की फोर्सेस को, उन फोर्सेस ने क्या कर दिया था? 13 सिविलियंस को मार गिराया था, यानी कि उसको क्या कर दी थी? उन पर ओपन फायर कर दी थी। तो इसलिए क्या करता था नागालैंड कैबिनेट ने कहा था इसको क्या करो? वापस लो हमारे स्टेट से। दिस हैज़ बीन ए लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड देखने को मिली है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, बहुत बड़ी डिमांड है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कि अफस्पा को हटाया जाए। आफ्टर द फायरिंग, जब फायरिंग देखने को मिली थी, नागालैंड चीफ मिनिस्टर नैपू राव एंड मेघालय चीफ मिनिस्टर्स कॉनरेड संगमा हैव बोथ कॉल्ड फॉर द रिपील ऑफ अफस्पा। इन दोनों ने क्या कहा है? नागालैंड के एक सीएम ने और मेघालय के सीएम ने, कि अफस्पा को क्या किया जाए? रिपील किया जाए। अफस्पा 1958 एक आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है 1958 का, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, जो देता है वहाँ की आर्म्ड फोर्सेस को कि वो मेंटेन रखें पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब एरिया में, और उन्हें ओपन फायर की भी क्या देता है? इजाज़त देता है। डिस्टर्ब एरिया मतलब क्या होता है? वन वेयर द यूज ऑफ आर्म्ड फोर्स इन एड ऑफ सिविल पावर इज नेसेसरी। अंडर सेक्शन 3 ऑफ द अफस्पा एनी एरिया
कैन बी डिक्लेयर डिस्टर्ब ड्यू टू डिफरेंस और डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस। यानी कि जो डिस्टर्ब एरिया होता है वो क्या होता है, मतलब सेंसिटिव एरिया होता है। डिस्टर्ब एरिया जो होता है सेंसिटिव एरिया होता है, तो उसे डिक्लेयर किया जा सकता है फसपा के मेंबर्स के द्वारा, जहाँ पर डिस्प्यूट हो रहा हो किसको लेकर, रिलीजन्स में, दो रिलीजन्स में, रेशियल्स के बिहाफ पे, लैंग्वेज के बिहाफ पे, ओरिजिनल ग्रुप्स के बिहाफ पे और कास्ट कम्युनिटीज के बिहाफ पे। पावर टू डिक्लेयर एनी टेरिटरी डिस्टर्ब इनिशियली ले विद द स्टेट बट पास टू द सेंटर इन 1972। जो डिक्लेयर किया गया था डिस्टर्ब को लेकर, टेरिटरी कोई भी अगर डिक्लेयर होगी स्टेट्स में तो वो पास किया गया था सेंटर के द्वारा 1972 में। अब हमने फसपा के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि सैटरडे में कम ही आर्टिकल आते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।